Good morning, student. I am Yogesh Namde. Today our topic is meaning and objective of accounting. In this chapter, we will discuss about need for accounting, meaning of accounting, characteristics of accounting, objective of accounting, function of accounting, difference between bookkeeping, accounting and accountancy, types of branches of accounting, users of accounting information, advantage of accounting and limitation of accounting. फर्स्ट पॉइंट इज़ नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों होती है? एक्चुअली क्या होता है, बिजनेसमैन जो होता है उसको ईयर एंड पे देखना होता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या उसे लॉस हुआ है, उसकी असेट्स इंक्रीज़ हुई है या उसकी असेट डिक्रीज़ हुई है, एक्चुअल में उसको साल के अंत में हुआ क्या है, ये सब बातें उसको कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग के द्वारा। सो द एम ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ रेशनल एंड साउंड डिसीजन, जिसके बेस पे जो बिजनेसमैन है वो एक अच्छा डिसीज़न ले सके। मेकर एंड दोज called the language of business. Generally, accounting is a language of business. बिजनेस की लैंग्वेज को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। जो अकाउंटिंग है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल होती है। इट अ वेस्ट अंडरस्टैंडिंग हैज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग जनरली क्या कहलाता है? हमारा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो ईयर एंड पे हमें पता चल जाता है कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, definition of accounting: accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event which are a part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दे रखी है। अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब एक आर्ट है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आर्ट है। जो डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस के अंदर, उसको रिकॉर्ड करने की आर्ट को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। फिर इन जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम इन ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लासीफाई करने के बाद हम इनको समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने का मतलब होता है इसको एक छोटे से रूप में बताना एग्जैक्ट कि साल भर के सिर्फ साल भर में हम चेक करते हैं कि साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो एक सिंपल टर्म में होता है या परसेंटेज के फॉर्म में होगा या फिर अमाउंट के फॉर्म में होगा। तो उसको बोलेंगे हम समराइजिंग इन अ सिग्निफिशिएंट मैनर, और इसको हमें हमेशा सिग्निफिशिएंट मैनर में ही इसको शो करना होता है। एंड इन टर्म ऑफ मनी, और किसकी टर्म में? हमेशा मनी की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में नहीं, सिर्फ मनी की टर्म में। हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं। वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वही इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं। विच इज़ अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कम से कम एटलीस्ट एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का तो हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और फिर सारी चीज़ें करने के बाद हम इन इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड यूज़र होते हैं, हम इनको अपनी रिपोर्ट शो कर सकते हैं। हम एक्चुअल में उनको दिखा सकते हैं कि साल के अंत में क्या हुआ है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी डिक्लाइन कर रही है, कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन आज की टाइम में क्या है और 5 साल बाद कंपनी की पोजीशन क्या रहेगी। ये सब हमें कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग के द्वारा। जब हम अकाउंटिंग रखेंगे साल भर की, साल भर में सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, ये सब हमको रखना होता है। फिर साल के अंत में हम एक कैलकुलेशन करके प्रॉफिट एंड लॉस बना के, बैलेंस शीट बना के शो कर सकते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी की पोजीशन क्या है। ये सब बातें हम कर सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज ए साइंस। तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। बिकॉज अकाउंटिंग करेंगे तो हम कुछ फॉर्मेट्स के यूज़ करेंगे, तो वो एक तरह से आर्ट हो गया। और फिर इसके बाद हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस यूज़ करेंगे, कुछ प्रिंसिपल, कुछ कंजम्पशन यूज़ करेंगे, तो वो हमारी एक तरीके साइंस है। फिर है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली।
हम अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम वहाँ पे सिर्फ वही एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, जो इकोनॉमिक कैरेक्टर के हों, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे किसी की हॉनेस्टी वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी बिजनेस के लिए, पर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी की ऑनेस्टी को, किसी की ईमानदारी को हम फाइनेंशियल टर्म में मेज़र नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम मनी की टर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजेक्शन मनी की टर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकते हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर है क्लासीफाई, और उन सारे ट्रांजेक्शन को फिर हम क्लासीफाई करेंगे, देन हम उन ट्रांजेक्शन को समराइज करेंगे। फिर है इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ, फिर जो भी रिजल्ट लेगा हम इसको इंटरेस्टेड यूजर्स को कन्वे करेंगे कि हाँ ये रिपोर्ट रही, इस साल की इतना प्रॉफिट रहा, ये सब रहा, लॉस रहा, जो भी रहा, वॉट एवर बिजनेस के अंदर जो भी होगा वो रिपोर्ट हम पेश करेंगे, जिससे कि हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उसमें पैसे लगा सकें और हमारी कंपनी ग्रोथ कर सके या बिजनेस ग्रोथ कर सके। ये सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा कम्युनिकेटिंग। जो जब ये सारी बातें हो जाएंगी, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, प्रॉफिट शो हो जाएगा, इंटरेस्ट यूज़र को हम कम्युनिकेट कर देंगे। इसका लास्ट पॉइंट होता है हमारा कम्युनिकेट करना। जो हमारी रिपोर्ट है, साल भर की रिपोर्ट, इसको हमें कम्युनिकेट करना होता है, तो हमको उसको मीटिंग में शो करना होता है, हमें पब्लिकली वेबसाइट पे इशू करना होता है, जिससे कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वो हमारी कंपनी में पैसा लगा सकें, हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पैसा लगा सकें, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो भी पैसा लगा सकें। इससे पता चल सकता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, बैंक से फाइनेंस भी करा सकते हैं, और हम हमारे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी और हमारे बिजनेस में आप पैसा लगाएं, बिकॉज आवर पोजीशन इज गुड। नाउ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग करने की सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में जो भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसकी जनरल बनाते हैं। जनरल बनाने के बाद हम लेज़र क्रिएट करते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और बाद में हम इसको फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो बेसिकली जनरल सेल्स जनरल, परचेज जनरल, रिटर्न इनवर्ड जनरल, रिटर्न आउटवर्ड जनरल, कैश बुक, पीटी कैश बुक, जनरल कैश बुक, ये सब ओरिजिनल एंट्री होती हैं, बुक्स होती हैं। इनको सब्सिडी बुक्स भी हम बोलते हैं। इनको भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग है जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, इवेंट को रिकॉर्ड करना। सबसे पहले पॉइंट हमारा यही है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करना, बाद में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करना, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि ईयर एंड में हमें कैलकुलेट करना कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और हमें एग्जैक्ट रीज़न का पता करना कि हमें प्रॉफिट क्यों हुआ या हमें लॉस क्यों हुआ, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताना, शो करना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको पता करना कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी हमारी कितनी है, हम कितने लोगों को पैसा दे सकते हैं, हम कितने लोगों से पैसा ले सकते हैं, कंपनी को पैसा की और ज़रूरत है कि कंपनी अपना पैसा बाहर किसी को दे सकती है, उधार में पैसा दे सकती है या उधार में पैसा ले सकती है। सब हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के द्वारा ही पता
चलता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टू असर्टेन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि ईयर टू ईयर में बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। एक ट्रेंड होता है कि बिजनेस हाँ 10% कंपनी ग्रोथ कर रही है, 10% बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो ये सब बातें हमें देखना पड़ती हैं कि ईयर टू ईयर हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है। ये हम चाहे तो परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और अमाउंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, जो भी फ्रॉड्स हैं और जो भी एरर है बिजनेस के अंदर, उसको ख़त्म करना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, और जो भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, इन पार्टीज़ को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना बिजनेस की, कि बिजनेस में के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का लॉस क्या है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पार्टियों को हमें देनी होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। देन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टोमेटिक रिकॉर्ड। सबसे पहला फंक्शन है कि हम एक सिस्टोमेटिक रिकॉर्ड रखना। जब तक आप सिस्टोमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखोगे तब तक आप प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जान पाओगे कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और आप एरर भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि रिकॉर्ड्स को प्रॉपर रखना। दूसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टी। तो जो पार्टी हैं, जो भी पार्टी फाइनेंशियल रिपोर्ट का यूज़ करती हैं, जैसे बैंक हुआ, क्रेडिटर्स हुए, पोटेंशियल इन्वेस्टर हुए, इनको प्रॉपर फाइनेंशियल रिजल्ट पता चल सकता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है। बैंक ये देखेगी कि हाँ इस कंपनी को लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्रेडिटर्स देखेंगे कि इस कंपनी को पैसा देना चाहिए या ना नहीं देना चाहिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर ये देखेंगे इस कंपनी में हमको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ये सब सारी बातें हमें कहाँ से मिलेंगी? हमारा जो भी रिपोर्ट होगी तो हम उसको कम्युनिकेट करेंगे किसको? जो भी पार्टी रहेंगी, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल रहें चाहे वो हमारे इंटरनल रहें। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस की असेट्स को ही प्रोटेक्ट करके चलना। बिजनेस के अंदर जो भी असेट्स है उनको, इनकी सेफ्टी भी एक बिजनेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बिजनेस के अंदर जो असेट्स हैं उनकी ग्रोथ होती चले जाए और जो असेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे, डैमेजेस कम हों। जैसे कि बहुत सारी एसेट्स होती हैं, जैसे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कार कार हुई बिजनेस के पर्पज़ से अगर यूज़ हो रही है, कार है, बिल्डिंग है, तो इन सब असेट्स का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब एक तरीके से सहायता देना, मैनेजमेंट को एक तरीके से कि सहायता देना। इस चीज़ से क्या होता है, अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को एक सहायता मिलती है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि वो डिसीज़न कैसे ले सकते हैं, उनको क्या डिसीज़न लेना है बिजनेस के बारे में, आगे कोई डिसीज़न लेना है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कोई डिसीज़न लेना है, डिविडेंड के बारे में कोई डिसीज़न लेना है। तो मैनेजमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। तो हर चीज़ के बारे में वो डिसीजन किसके द्वारा ले सकता है? सिर्फ रिपोर्ट के द्वारा, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके द्वारा, कि कंपनी को एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके द्वारा वो एक डिसीज़न ले सकता है कि उसे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, कितने एम्प्लॉय को हायर करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे उधार देना है, कहाँ से पैसे उधार लेना है। ये सब किसके द्वारा पता चलेगा हमें? अकाउंटिंग के द्वारा। ट्रस्टशिप, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रस्टीशिप। In case of a companies, the management is entrusted with the task of controlling of resources of enterprises. The management is accepted to act as trustee of a company's fund and accounting assist them to control the resources properly. तो जो कंपनी के केसेस में क्या होता है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से किस पे ट्रस्ट करता है? जो फंड्स होते हैं, जो प्रोसेस, जो भी फंड हैं, रिसोर्सेस हैं बिजनेस के, उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है, और उनकी जो कंट्रोलिंग है उसको प्रॉपर यूज़ करने की, उसके ऊपर ट्रस्ट होता है उनका, जिस तरह से वो अपना काम कर सके, कितना फंड कहाँ से आ रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ें भी मैनेजमेंट को देखना होती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रस्टीशिप। ये अक्सर हमारी कंपनीज में होता है, बिजनेस में नहीं होता है। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहीं पे ट्रस्टीशिप चलता है। वो फंड्स का भी देखते हैं कि कहाँ से फ़ंड आ रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ फ़ंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, सब सारी बातें इसमें हमको देखना होती हैं।
compliance of the legal needs. तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द वेरियस लॉ सच एज द इन कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज लॉ, जो बहुत सारे लॉ होते हैं ना, उनके अंडर एक बिजनेसमैन को एक स्टेटमेंट, एनुअल अकाउंट, जो एनुअल अकाउंट्स होगा वो शो करना पड़ता है। इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने के लिए, बेड टैक्स लगता है, जो बेड टैक्स को पे करने के लिए, तो बेड टैक्स ख़त्म हो गया, जीएसटी आ गया। Then accounting perform his function by supplying the information to the government agency. तो हमें गवर्नमेंट एजेंसी को भी हमारी इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करना होता है। कंपनी के आरओसी को भी हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हर साल आरओसी को कंपनी की रिपोर्ट जाती है। इनकम टैक्स भरते हैं तो वहाँ पे भी हमारी रिपोर्ट कंपनी की जाती है। सेल टैक्स में भी और जीएसटी में भी हमें कंपनी की रिपोर्ट भेजनी होती है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंदर क्या होता है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हर डिपार्टमेंट को प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ होना चाहिए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, अकाउंट डिपार्टमेंट हुआ, इन सबको प्रॉफिट होना चाहिए। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। और जी किसकी एक तरीके से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ के हेड की, कि उनको हर डिपार्टमेंट में प्रॉफिट होना चाहिए। वो नई नई पॉलिसी क्रिएट करना चाहिए जिस तरह से उनके डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हो। जैसे स्टॉक डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। अब परचेज डिपार्टमेंट को कैसे क्या प्रॉफिट होगा, परचेज डिपार्टमेंट ये सोचेगा उसको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कम प्राइस पे वो परचेज कर सके। और सेल्स डिपार्टमेंट क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम हमारे प्रोडक्ट को बेच सकें। ये सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी पॉलिसी क्रिएट करते हैं जिससे कि इनको हाईएस्ट प्रॉफिट हो सके। नाउ टर्म इज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। Bookkeeping is a science and art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in transfer of money या money worth। RN कटर ने डेफिनेशन दे रखी हुई है। बुक कीपिंग एक्चुअल में है क्या, इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो डेली बेसिस पे आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, डेली बेसिस में बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा, हमारा बिजनेस बुक कीपिंग कहलाएगा बिजनेस के अंदर। अब बेसिकली ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे होते हैं जनरली लाइफ में हम देखें तो हमारे ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक हमारे घर के ट्रांजेक्शन ही देख लो कितने सारे हो जाते हैं। जैसे कि सुबह दूध वाले से दूध लेना, इट्स कॉल्ड ट्रांजेक्शन। सब्जी लेना, ये भी एक तरीके से ट्रांजेक्शन है। और भी बहुत सारी जो हम परचेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, इनको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। हाँ, बस बिजनेस के ट्रांजेक्शन कुछ अलग हो जाते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे गुड्स परचेज करना, डेली बेसिस पे कुछ गुड्स परचेज कर, डेली बेसिस पे कुछ चार्जेस लग रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो सब डेली हमारे किस में रिकॉर्ड करेंगे हम, डेली बेसिस पर बुक कीपिंग में। तो बुक कीपिंग इज इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन द सेट ऑफ बुक्स। तो बुक कीपिंग क्या एक तरीके से आर्ट है कि आपको रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किस तरह से करना है, ट्रांजेक्शन को एंड इवेंट को रिकॉर्ड आपको किस तरह से रिकॉर्ड करना है चक्रोलॉजिकल ऑर्डर में। जो पहले ट्रांजेक्शन हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करना है, डेट वाइज लिखना है, उसमें हमको नरेशन लिखना है, प्रॉपर तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखना है, जिससे दूसरा व्यक्ति भी अगर कभी उसको रीड करे तो उसको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने जो ट्रांजेक्शन लिखा है वो एग्जैक्ट में है क्या। द सेकेंड टर्म इज अकाउंटिंग। The accounting start where bookkeeping and it includes the following activity। Basically accounting कब वहाँ स्टार्ट होती है, जहाँ से हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है। जैसे हमारी बुक कीपिंग खत्म होगी वहाँ से हमारी अकाउंटिंग चालू हो जाएगी। समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको जो हम समराइज करेंगे तो उनको कहाँ पे लेके जाना, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्या होता है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ते चलेंगे। तो जो हमारा समराइज हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन को समराइज कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे भी कोई कुछ
पूछता है कि आपका 10th में रिजल्ट क्या रहा, तो आप उसको बताएंगे 71%, 81%। आप उसको इस तरह से नहीं बताएंगे कि हिंदी में 95, अकाउंट्स सॉरी सोशल साइंस में 96, जो भी आपके नंबर उसमें आए हुए हैं। पर आपको क्या बताओगे कि मेरे 96% है, 71% है, वॉट एवर यू गेट, आप जो भी आपको अंक मिले हैं आप उससे बताएंगे कि हाँ इतना अमाउंट, इतना मेरा परसेंटेज बना हुआ है। आप उसको एक सिंपल ऐसे नहीं बताएंगे कि हाँ अकाउंट्स में इतना है, बीएस में इतना है, ऑल सब्जेक्ट में इतना है, इस सब्जेक्ट में इतना है। तो आपको सिर्फ एक परसेंटेज बताएंगे, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो, एक समराइज हो गया। आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया, समराइज कर लिया। और समराइज इन्फॉर्मेशन को आप कहाँ पे भेजोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। जनरली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट, अदर वर्ड ड्रॉइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ना, जो डेली बेसिस के आप में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, फिर आप लेज़र बनाओगे, फिर आप उनको ट्रायल बैलेंस बनाओगे, एक बेसिकली क्या है, इनको इन सब का निचोड़ एक तरीके से उस सबका जो रिकॉर्ड है उसकी एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाना, वो क्या कहलाएगा, आपका अकाउंटिंग। एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। और जो हमने एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमने जो बनाई उसको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टी को। तो इंटरेस्टेड पार्टी बहुत सारे तरीके की होती है, मैंने आपको बताई थी। इंटरनल यूज़र भी होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र भी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Then accountancy. It refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. It tells us how to prepare the books of account, how to summarize the accounting information, and how to communicating to the interested party. Accounting, according to the Kohler, accountancy refer to the entire body of theory and practice of accounting. जनरली क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर ये सब बातें आपको बताई जाएंगी कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, आपको कैसे क्या करना है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको किस तरह से पॉलिसी को फॉलो करना है, अजम्पशन को फॉलो करना है, कंसेप्शन को फॉलो करना है। ये सब बातें हमें किसके अंदर पता चलेंगी, अकाउंटेंसी के अंदर। तो अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ी टर्म होती है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से भी ऊपर। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का जनरली काम सीए लोग, सीएस लोग करते हैं, और अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करता है, और बुक कीपिंग का काम जनरली क्लर्क करते हैं। अकाउंटेंसी के लिए आपको एक स्पेशल डिग्री की आवश्यकता होती है, जैसे सीए जो हमारा आईसीआई कराता है। और आईसीआई क्या होता है, एक बॉडी होता है, एक एजुकेशनल बॉडी जो सीए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, जिसके बाद हमें एक मेंबरशिप मिल जाती है और फिर हम हमारी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से आईसीआई को बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो मीनिंग, इट इज़ अ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में हमें करना क्या है, उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है और समराइज करना होगा ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। बट अकाउंटेंसी, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे, उसके बारे में प्रिंसिपल्स और रूल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, अकाउंटेंसी से। स्कोप, इट इज़ ए नेरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। तो यहाँ इसका स्कोप कैसा है, हमेशा नेरो स्कोप है। बुक कीपिंग यहाँ ख़त्म होगी, वहाँ पे हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अकाउंटेंसी में इट इज़ अ सच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी में हम दोनों को मर्ज कर लेते हैं, किसको, बुक कीपिंग को भी और अकाउंटिंग। मैंने बताया था आपको, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। रिलेशन है, इट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, इट डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी दोनों पे डिपेंड है, बुक कीपिंग पे भी डिपेंड है और
अकाउंटिंग पे डिपेंड है, पर अकाउंटिंग किस पर डिपेंड है? बुक कीपिंग पे। फंक्शन, इट मेन फंक्शन इज टू ascertain the net result and financial position of the business and to communicate them to interested user। इसका एम क्या है? एक तरीके से एक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि कंपनी को एग्जैक्ट में रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फाइनेंशियल कंपनी की पोजीशन क्या है, और उसको एक इंटरेस्टेड जो यूज़र्स रहेंगे जिसको भी इसकी आवश्यकता है रिपोर्ट की, उसको हमें रिपोर्ट भेजना, उसको कम्युनिकेट करना। ये वाला काम किसका? हमारा अकाउंटिंग है। पर अकाउंटेंसी क्या है? इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसका क्या है कि जो एक तरीके से डिसीजन लेना कि करना क्या है, आगे कंपनी की क्या पॉलिसी बदलनी है, कंपनी की पॉलिसी चेंज करनी है, कंपनी की पॉलिसी जो है वही रखनी है, किस तरह से क्या करना है, ये सब क्या रूल्स रहेंगे, क्या पॉलिसी रहेंगी, ये सब किसके अंदर होगा? हमारा अकाउंटेंसी के अंदर। जिससे कि जो मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सके कंपनी के बारे में। देन टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली दो ब्रांचेस होती है वैसे तो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू ascertain द प्रॉफिट एंड लॉस of accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet. This branch of accounting provide information required by the management and various other interested party। तो प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा और बैलेंस शीट के द्वारा हमें प्रॉफिट लॉस से क्या मिलेगा? हमें प्रॉफिट एंड या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, और हमें बैलेंस शीट से क्या मिलेगा? उस कंपनी की पोजीशन। उसके द्वारा हमें ये जानना है कि एग्जैक्ट में हुआ क्या, और इसकी रिपोर्ट हमें किसको भेजना? इंटरेस्टेड पार्टी को भेजना। ये किसके अंदर होगा? हमारा फाइनेंशियल अकाउंट। Then cost accounting. The main purpose of cost accounting is to ascertain the total cost and per unit cost of goods produced and service rendered by a business। जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी हमें एक पर यूनिट निकालना, और वो पर यूनिट हमारी कम से कम होना चाहिए। और इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प टू मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। और हमें एक तरह से ये कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग काम कॉस्ट को कंट्रोल करना, और एक स्ट्रिक्ट रूल्स और एक स्ट्रिक्ट रूल और एक प्रोसीजर रखना जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। हमारा मकसद होता है कि कम कॉस्ट में हम गुड्स को प्रोड्यूस करें और सर्विस को रेंडर करें कम से कम कॉस्ट में। ये मेन मोटिव होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The main purpose of management accounting is to present the accounting information in such a way as to assist the management in planning and controlling the operation of a business। तो इस तरह से मेन पर्पस है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह में प्रेजेंट करना जिससे कि वो उनकी हेल्प कर सके मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने के लिए कि उनको आगे क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। तो इस तरह का हम कैसे उनको शो कर सकते हैं? हम कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस करके, बजट कंट्रोल करके, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम उनको इस तरीके से शो कर सकते हैं एक अकाउंटिंग फॉर्मेट में, जिससे कि वो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो जाए और जिससे वो अपना अच्छा डिसीज़न, एक साउंड डिसीज़न ले सकें अपने बिजनेस के बारे में, और एक अपनी कंपनी, अगर कंपनी है तो कंपनी के बारे में, और छोटा बिजनेस है तो उस बिजनेस के बारे में वो एक अच्छा डिसीज़न ले सकें कि उसको कैसे क्या मैनेज करना है। वो कैसे पता चलेगा आपको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। फिर है देन हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का यूज़ क्यों होता है? सिर्फ टैक्स के पर्पज से कि हमें कितना टैक्स पे करना है। जैसे GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स पे लगता है एंड सर्विस पे लगता है, तो इस साल हमने कितने गुड्स सेल कर दिया। इन सब चीज़ के बारे में हमको किसको देखना होगा? टैक्स अकाउंटिंग को।
हमें कितना टैक्स पे करना है, हमें कहाँ कहाँ से डायरेक्शन मिल सकती हैं, हम किस किस सेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ये सब हमें किसके कैसे पता चलेगा? टैक्स अकाउंटिंग के द्वारा। टैक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कुल मिला के आपको कितना टैक्स पे करना है, आपको कितना रिलीफ मिल सकता है, इन साथ की सारी बातें इन्फॉर्मेशन किससे मिलेंगी आपको? टैक्स अकाउंटिंग में। सोशल अकाउंटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। सोशल अकाउंटिंग कि बिजनेस एक तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभा रही है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोच रही है, सिर्फ कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो सोशल अकाउंटिंग से बिजनेस ये बिजनेस का पर्पस ये होता है कि बिजनेस कहाँ कहाँ अपना सोशल वर्क करे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, बहुत सारी जो ट्रस्ट होते हैं, वो सोशल वेलफेयर के भी काम करते हैं। और एक तरीके से एक रीज़नेबल प्राइस पे गुड्स को प्रोड्यूस करना, एक कम कीमत पे लोगों को अवेलेबल करवाना भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये भी हमारी सोशल अकाउंटिंग के अंदर आता है। एंड बेसिकली बिजनेस सोसाइटी के अंदर ही रहता है, सोसाइटी के अंदर ही काम करता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए जिससे सोसाइटी पे एक बहुत बेकार इफ़ेक्ट हो। कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं करना चाहिए जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ का आसपास का वातावरण बने। ये भी एक तरह की हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसका भी हमें कैसे पता चलेगा? सोशल अकाउंटिंग से। पर आपको तीन अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आप तीन ही अकाउंटिंग लिखेंगे। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहला है इंटरनल यूज़र, जैसे ऑनर। जैसे कोई कंपनी है तो उसके ऑनर कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। कोई बिजनेस है तो उसका ऑनर जो भी बिजनेसमैन होगा। कोई पार्टनरशिप है तो उसके ऑनर पार्टनर। कि कोई एच यू एफ है तो उसका ऑनर करता। सो जो बिजनेस है उसके ऑनर एकदम इंटरनल ऑनर कहलाएंगे। और मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, उनको बोलते हैं हम मैनेजमेंट। ये दोनों किस में आएंगे? आपके इंटरनल यूज़र। देन एक्सटर्नल यूज़र, पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, न्यू मतलब जो नए हैं और जो अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्रेडिटर्स, जिसको हमें पैसा देना है, कंपनी ने कभी इनसे पैसा लिया होगा किसी वजह से उधार, उनको पैसा देना है। बिजनेस ने पैसा लिया होगा, कंपनी ने पैसा लिया होगा, फर्म ने पैसा लिया होगा, तो जिसको हमें पैसा देना होता है उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। पैसा देना कब होगा? जब हमने पैसा लिया होगा। फिर है हमारा लेंडर्स। फिर है हमारा एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मीन्स जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करते हैं, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयज़। देन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी हमारा एक्सटर्नल यूज़र है। गवर्नमेंट क्यों एक्सटर्नल यूज़र है? क्योंकि गवर्नमेंट को हमसे क्या चाहिए होता है? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी हमारा किसके अंदर आएगा? एक्सटर्नल यूज़र। ध्यान रखना, ऑनर एंड मैनेजमेंट हमारे इंटरनल यूज़र में आएंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट, ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे? हमारे एक्सटर्नल यूज़र। एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है भाई। जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएंगी तो उसके बाद क्या होगा? उसी बेस पे आप क्या डिसीजन लोगे, उसी के बाद पे आप बिजनेस को मैनेज करोगे। तो जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं कि बिजनेस के इफ़िशियंसी के बारे में, कि बिजनेस का इफ़िशियंसी क्या है, बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसके द्वारा मिलेंगी? हमेशा अकाउंटिंग के द्वारा है। कि प्लानिंग क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा, बिजनेस पे कंट्रोलिंग क्या रहेंगे, ये सब हमें किसके द्वारा पता चलेगा? अकाउंटिंग के द्वारा। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। और अकाउंटिंग के द्वारा क्या होता है कि हमें रिकॉर्ड जो होते हैं, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। जैसे हम कभी भी इनको, अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम
चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं, समराइज होते हैं, जिससे कि कंपनी की और बिजनेस की एक ट्रू पिक्चर आपके सामने आए कि एग्जैक्ट में एंटिटी के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है किसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, कि ईयर एंड में कंपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, और हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रांग है या वीक है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो हमें उसके लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बने। तो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड चीज़ें भी हमें इससे मिल जाती हैं। इनेबल्स कंपेरेटिव, by keeping a systematic records, accounting help the owner to compare one year's cost, expenses, sales and profit with those of the year। तो कंपेरिजन करना, कंपेरिजन का मतलब हो गया भाई ईयर टू ईयर कंपेरिजन करना कि इस साल मुझे 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, नेक्स्ट ईयर मुझे, लास्ट ईयर मुझे 20 का प्रॉफिट हुआ था, डिफरेंस आया 5,000 का। तो एक तरीके से बताना है कि कंपेयर करना है कि एक्सपेंसेस कितने कम हुए, एक्सपेंसेस बढ़े, कॉस्ट में कंपेयर करना, सेल्स में कंपेयर करना, प्रॉफिट में कंपेयर करना, वो हमारा कंपेरेटिव स्टडी के द्वारा होगा, जो भी कैसे पॉसिबल होगा, अकाउंटिंग के द्वारा। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो हम टैक्स पे करते हैं और टैक्स का असेसमेंट करते हैं उसके लिए भी हम अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स के पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एविडेंस इन लीगल मैटर, और लीगल मैटर में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कभी कोई कंपनी है, कभी कोई कस्टमर किसी के ऊपर केस कर देता है, तो लीगल जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें हमारे अकाउंटेंसी का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। हम हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस के रूप में शो कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रकार का कोई लीगल मैटर है तो फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, हाँ सेल्स करना चाहते हो आप बिजनेस को, आपका जो जमा या बिजनेस है किसी वजह से आप सेल करना चाहते हो, इसमें इसके लिए भी हमारी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने 10 साल में हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ करा है, क्या नहीं करा है। ये सब बातें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो भी किसके द्वारा करेंगी, फाइनेंशियल, हमारा अकाउंटिंग के द्वारा। जो भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगी कि बेसिकली हमें क्या रहा 10 साल में, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितना लॉस हुआ, हमारी पोजीशन क्या रही, एग्जैक्ट पोजीशन क्या रही, इन सब चीज़ों से क्या पता चलेगा हमको कि हम चाहे तो हमारा बिजनेस जब सेल करना चाहते हैं, हम हमारा बिजनेस सेल करना चाहते हैं, सामने वाला क्यों करे, खरीदना चाहता है, तो वो क्यों खरीदा, सबसे पहले तो ये सोचेगा कि ये क्यों बेचना चाहते हैं, भाई इनको ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, या दूसरा पर्पस है कि अगर मैं ये बिजनेस खरीदूंगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो वो कैसे पता कर सकता है, इन्हों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर पता कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अब देखो भाई, लोन लेने के लिए भी आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ही आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट की ही आवश्यकता होती है। बैंक आपकी रिपोर्ट ही चेक करेगी कि हाँ इनको हर साल इतना प्रॉफिट हो रहा है, हाँ इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हाँ हम इनको लोन दे सकते हैं, या इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, हम इनको लोन नहीं दे सकती। तो लोन लेने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फॉल्ट्स, जो फ्रॉड है, जो फ्रॉड हो रहे हैं, तो इनको जो एरर है उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है, जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमसे फ्रॉड हुआ। अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है तो अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें पता चला है कि हाँ फ्रॉड कहाँ हुआ है। क्योंकि सब बिजनेस में, सब कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग। तो किस डिपार्टमेंट में फ्रॉड हुआ है, कहाँ पे एरर हुई है, ये सब चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं किसके द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा। देन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। एक बेसिकली क्या होता है कि हम इसको पर्सनल जजमेंट की तरह जज कर लेते हैं कि भाई बेसिकली आप बिजनेस
बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भी क्या करता है कि भाई एक तरीके से एक अच्छी रिपोर्ट शो करने के लिए, एक अच्छी तरीके से शो करने के लिए कुछ भी एक फेक इन्फॉर्मेशन डाल सकता है अपने आप को एक अच्छा शो करने के लिए कि मेरी पोजीशन अच्छी है, मैं गुड बिजनेसमैन हूँ। तो एक तरीके ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। तो पर्सनल जजमेंट का मतलब हुआ कि भाई जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या होता है कि चलो फॉर एग्जांपल मशीन है तो मशीन की हम खुद ही एस्टिमेटेड लाइफ निकाल लेते हैं, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। तो एक तरीके से सही नहीं है, हो सकता है कि वो मशीन 15 दिन बाद ही ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ मशीन हमारी 10 साल चलेगी, इसको बोलते हैं हम पर्सनल जजमेंट। तो एक तरीके से सही नहीं है क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि वो कब तक चलेगी। आज मॉडर्न लाइफ है, टेक्निक चेंज होती रहती है, हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि हमको, तो फिर भी हम एक एस्टिमेट लगा देते हैं हाँ ये 10 साल तक चलेगी, ये 15 साल तक चलेगी। तो उसको बोलते हैं हम पर्सनल जजमेंट, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। देन जनरली क्या है, जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। पूरी की पूरी अकाउंटिंग हमारी अकाउंटिंग अजम्पशन, कंजम्पशन और कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है। जनरली हम क्या करते हैं कि एक क्वान्टिटेटिव डिटेल लेके चलते हैं, क्वालिटी लेके नहीं चलते हैं। तो एक तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मिल पाता, एग्जैक्ट लॉस का पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना होता है जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। तो कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट होते क्या है, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बेसिकली क्या होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी इन्फॉर्मेशन हमें इनकम्प्लीट मिलती है, इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी नॉन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। जब तक तभी पता चलेगा एक्चुअल में कि एग्जैक्ट बिजनेस में लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट की वजह, हम बिजनेस को क्लोज कर देंगे तब हमें पता चलेगा। वैसे तो हमको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना हमें लॉस हुआ, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो इनकम्प्लीट रहती है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्या होता है कि हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि कितना गुड्स आया, क्या आया। तो यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम सिर्फ क्वालिटी को नहीं देखते, सिर्फ किसको देखते हैं, क्वांटिटी को। फिर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर तो हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है ना वो किस पे बेस्ड होती है, हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ये सारी की सारी हमारी अकाउंटिंग वो किसके बेस्ड पे है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, उसको हमने 5 लाख रुपीज़ में लिया, तो जब तक वो बिल्डिंग ना, तो उसकी वो कॉस्ट 5 लाख ही रहेगी, भले ही मार्केट में उसका प्राइस का लेवल कितना ही क्यों ना बढ़ गया हो। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो सारी की सारी हम किसके बेस पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको हम ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। इससे प्राइस का जो लेवल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। जो चीज़ हमने 5 साल पहले 5 लाख रुपए की ली है, हो सकता है उसकी आज वैल्यू 15 लाख रुपए, पर हमें बुक्स में कितना शो करना पड़ेगा उसको, 5 लाख, क्योंकि हम किसके बेस पे काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में नहीं है उसको शो करना। तो क्या होता है कि बिजनेसमैन अपनी रिपोर्ट को बहुत अच्छा बताने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताने के लिए विंडो ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास सपोज 5 मशीन है, पर उसने अपनी रिपोर्ट अच्छी दिखाने के लिए वहाँ पे कितनी मशीन शो कर दी है, 10। कभी कभी इसको बोलते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। जो नहीं है उसको इस तरीके से शो करना कि वो कंपनी के अंदर है, जिससे कि कंपनी की पोजीशन कैसे दिखेगी, स्ट्रॉन्ग, और कंपनी आराम से किसी भी बैंक से लोन ले सकती है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकती है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है विंडो ड्रेसिंग का। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, तो हम एकदम सूटेबल भी नहीं होते हैं फ्यूचर्स के लिए कि हाँ कि हमें कितना आगे जाके हमें कितना प्रॉफिट होगा या आगे जाके हमें कितना लॉस होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, continuous change take place in demand on
demand of the product, policy adopted by firm, the position of competition, such as financial analysis based on past event may not be of such use of the forecasting. और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हम रेशो निकालेंगे या जो भी हम एनालिसिस करेंगे, वो बेसिकली हम पास्ट इवेंट और पास्ट ट्रांजेक्शन पे करते हैं। पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो रिपोर्ट होती है हमारी, वो पास्ट इवेंट पे होती है। तो वो एक तरीके से सही नहीं होती, क्योंकि कंपनी कभी भी किसी भी वक्त ग्रोथ कर सकती है, कभी भी किसी वक्त डिक्लाइन कर सकती है। तो पास्ट को देख के हम जज नहीं कर सकते कि आगे कंपनी का क्या रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो हम प्रोकास्ट नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगे कितना क्या अच्छा है, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट होती है वो किसके बेस पे होती है, हमारे पास्ट इवेंट के बेस पे। तो हम प्रोकास्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर में कंपनी हमारी ग्रोथ करेगी या कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। देन क्वालिटेटिव क्रेडिट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल। दूसरा रिलेवेंस। तो इन्फॉर्मेशन कैसी होना चाहिए हमारी, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिस पे हम विश्वास कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अननेसेसरी बातें उस पर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टेबिलिटी। और हमारी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसी होना चाहिए, अंडरस्टेबल, किसी व्यक्ति को समझ में आ सके। हमारी जो रिपोर्ट है वो कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़ना चाहे तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि इस रिपोर्ट में क्या लगा। तो वो एक अंडरस्टेबिलिटी भी उसके अंदर होने। और कंपेरेबिलिटी। रिपोर्ट हमारी ऐसा होना चाहिए जिससे हम उस सेम बिजनेस से या किसी दूसरी कंपनी से उसको कंपेयर कर सकें। फेथफुल प्रेजेंटेशन। और उससे हमें कैसा प्रेजेंटेशन मिले, हमेशा फेथफुल। सामने वाला जब भी हमारी रिपोर्ट को पढ़े तो उसको ट्रस्ट हो उस चीज़ पे कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हुई हैं वो कैसी हैं, करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो इससे उसको फैद बना रहेगा और हमारी कंपनी और हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। ये हमारी सारी की सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। So, accounting information must be reliable, relevance, understandable, comparability and faithful presentation। तो अकाउंटिंग हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होना चाहिए, हमेशा रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टेबिलिटी होना चाहिए उनके अंदर, कंपेयर कर सकें हम उसको, और फेथफुल इन्फॉर्मेशन होए। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी स्टडी।